तो आपने दूसरा वाला प्रेस कर दिया ना। इससे पहले अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, क्रोमोसोम, जीन, वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। सर फिर आज हमें क्या स्टार्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर क्या, ग्रेगर मेंडल और उसके एक्सपेरिमेंट्स और मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें। सर चलो फिर स्टार्ट करो। ग्रेगर मेंडल था कौन ये आदमी? सर पहले समझाओ, रुको। सर जिसने एक्सपेरिमेंट किया। जिसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया था। सर ये क्या है? एक चर्च। चर्च के पीछे ना एक गार्डन था। गार्डन में बहुत सारे क्या थे? पी प्लांट। अब बेचारे को बनना तो साइंटिस्ट था, बन गया गार्डनर। लेकिन वो बना क्या? इकोनॉमिस्ट। मतलब वो स्टैट्स में बहुत अच्छा था। अब उसने देखा एक दिन कि गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं पी के, सभी में कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है उसे। किसी की हाइट बड़ी है तो किसी की छोटी है, किसी का फ्लावर व्हाइट कलर का है तो किसी का फ्लावर पर्पल कलर का है, किसी का पॉड इन्फ्लेटेड है तो किसी का पॉड श्रिंक्ड है, किसी का पॉड ग्रीन कलर का है तो किसी का येलो कलर का है, किसी का सीड ग्रीन है या येलो है, किसी का सीड राउंड है, किसी का सीड रिंकल्ड है। तो ये सारी उसने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी बहुत सारे प्लांट्स में। तो उसे जिज्ञासा हुई जानने की कि भाई साहब ये इतनी सारी वेरिएशंस, इतनी सारी चीजें हो किस वजह से रही है। तो फिर उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट्स जैसे उसने कई सारे टॉल प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड कराया। क्रॉस ब्रीड करा के देखा कि उसने कितने टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं उसे, कितने शॉर्ट प्लांट्स मिल रहे हैं। इस सब के बेसिस पे उसने कुछ लॉज दिए। सर लॉज कैसे दिए? अब जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, लॉज दिए, तो फिर उसे क्या साइंटिस्ट की उपाधि मिल जानी चाहिए? सर हाँ बिल्कुल मिल जानी चाहिए। काम किया बच्चे ने। Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of the patterns of inheritance which involved the transfer of characteristics from parent to the progeny. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोजेनी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पेरेंट से। अब पेरेंट से प्रोजेनी में किस तरीके से, किस रेशियो में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर किए जाएंगे वो तो बताओ। सर वो बताया किसने सबसे पहले? ग्रीगर मेंडल ने। Mendel chose the pea plant for studying inheritance because हाँ, Mendel chose pea plant for the studying inheritance because the pea plant had a number of clear-cut clear-cut differences which were easy to tell apart. सर मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था? क्योंकि उसमें जो डिफरेंसेस थे वो विजिबल थे एक दूसरे से बिल्कुल। जैसे अब किसी का कलर ग्रीन है, किसी का कलर येलो है, बता सकता है ना वो इंसान देख के आराम से। कोई टॉल प्लांट है, कोई शॉर्ट प्लांट है, देख के बताया जा सकती है। हाँ फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अगर है तो उसकी जीन्स में कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, तभी तो वो फिनोटाइपिक दिख रहा है ऐसा। तो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन थी जिसकी वजह से मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया? पी प्लांट। Example, some pea plant were tall, whereas others were dwarf. The pea plant produced round yellow seeds, whereas others produce और आपकी बुक में जहां तक मुझे पता है इन्हीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर है नहीं। एक्चुअल में उसने लिए कितने थे? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉड कलर लिया था, पॉड शेप ली थी, फ्लावर कलर लिया था, पोजीशन ऑफ फ्लावर ली थी, हाइट ली थी, सीड का कलर और सीड की शेप। और वो जो पी प्लांट की शेप होती है उसमें हाँ वही की बात तो है। दो ट्रेड के साथ ही डील करना है ना। हाँ सिंगल भी करना है और डबल भी करना है। अब इस सब के पीछे उसने, इस सब की वजह से उसने 3 लॉ दिए: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं?
लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो डोमिनेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रेसेसिव ट्रेट है, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा? Dominant. और अगर दोनों डोमिनेंट है तो कौन एक्सप्रेस करेगा? Dominant. ऑब्वियसली बात है, दोनों डोमिनेंट तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव तब भी डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट तब भी डोमिनेंट, अगर दोनों रेसेसिव है तो रेसेसिव। इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों अलग अलग है, होमोजाइगस मतलब सेम है। जैसे डॉफ डॉफ मतलब रेसेसिव रेसेसिव या डोमिनेंट डोमिनेंट सेम है, उसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ तो तभी आएगा ना जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। जब दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे बिहेव करेंगे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में द अलील whose characters are expressed over the other allele is called and the characters of this dominant allele are called dominant। जो डोमिनेंट ट्रेट है जो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, वो किसकी वजह से कर रहा होगा? डोमिनेंट अलील की वजह से। उसी को क्या बोला जाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन F1 जनरेशन, वो जनरली ऐसा माना जाता है वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। द रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर्स इन F2 जनरेशन। अगर आपने हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले पेरेंट्स लिए हैं, अगर आपने हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले पेरेंट्स लिए, दोनों हेट्रोजाइगस है, उस केस में क्या होगा? आपको जो रेसेसिव है वो ट्रेट शो होगा। अगर आपने क्रॉसिंग जो स्टार्ट किया वो होमोजाइगस से की है, सर मतलब, हाँ बता रहा हूँ सर, मतलब ये देखो, ये आर आर ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। यहाँ से जब गैमेट मिलेगा तो सिर्फ कैपिटल आर ही मिल सकता है, यहाँ से जब गैमेट मिलेगा तो स्मॉल आर ही मिल सकता है। ये जब दोनों क्रॉस होंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन बनेगी आपकी। F1 जनरेशन में क्या सभी स्मॉल आर कैपिटल आर बनेंगे? हाँ सर, ऑब्वियसली बात है, जब इससे कैपिटल आर ही मिल रहा है, इससे स्मॉल आर ही मिल रहा है, तो बनेगा भी तो यही ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में जनरली ऐसा होता है कि डोमिनेंट ट्रेट ही शो करता है, ठीक है। Tallness is a dominant हाँ, trait, तो अब क्या होगा? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law states that when two traits come together in one hybrid pair, the two characters do not mix with each other। जैसे ये R और ये R है, एक टॉल के लिए है, और सॉरी, एक राउंड के लिए है, एक रिंकल के लिए है। तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ऐसा सीड नहीं मिलेगा आधा राउंड मिलेगा आधा रिंकल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा राउंड है थोड़ा सा रिंकल है, दोनों दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, मतलब राउंड ही शो करेगा आपको, ठीक है। एक दूसरे के साथ वो क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते। हाँ, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ द टू alleles ड्यूरिंग meiosis of the chromosome। सर meiosis माइटोसिस लास्ट क्लास में हमने सेल डिवीजन पढ़ा था सर, लास्ट क्लास मतलब 9th क्लास में, पता चले लास्ट लेक्चर ढूंढने बैठ जाए बच्चे। Mendel's law of segregation supports the phenotypic ratio of 3:1। जब आप F2 जनरेशन देखोगे तो वहां पे आपको 3 टॉल एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, या फिर 3 डोमिनेंट एक रेसिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, इसीलिए उसकी रेशियो क्या बनती है? 3:1। सर अभी करके भी दिखाना, हाँ करके भी दिखा दूंगी। That is, the homozygous dominant and heterozygous offspring show dominant traits while homozygous recessive show recessive trait। ये चीज हमें पता है। क्या बोल गए? चलो डायग्रामेटिकली समझते हैं। अगर सर यहाँ पे एक पेरेंट है, हाँ सर, यहाँ पे दूसरा पेरेंट है, हाँ सर। ये कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस की। तो यहाँ से जब मुझे गैमेट्स मिलेंगे तो क्या वो कैपिटल टी और कैपिटल टी ही होंगे? यहाँ से मुझे स्मॉल टी और स्मॉल टी ही मिलेंगे। इस क्रॉस को ऐसे मत समझना जैसे लिखा हुआ है सर। सर फिर कैसे समझेंगे? समझा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि इतनी सारी लाइनें तो वैसे ही आपको समझ नहीं आएंगी। सर क्यों समझ नहीं आएंगी? सर यहाँ से मुझे कैपिटल टी मिला होगा, यहाँ से भी मुझे कैपिटल टी मिला होगा, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी। जैसे आप मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो किसकी? ब्रैकेट्स के अंदर। अगर टी प्लस एफ है, मल्टीप्लाई हो रहा है वो टी प्लस एफ से,
तो क्या ये टी दोनों के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए? हाँ मतलब ये टी टी और टी एफ बनाएगा। हाँ, अब ये वाला एफ भी दोनों के पास जाएगा, ये इसके पास भी एफ टी और एफ एफ बनाएगा, मतलब चार अलग अलग चीजें बनेंगी। अब अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल टी मिला है तो क्या वो इस स्मॉल टी के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए? और इस वाले के पास भी जाएगा। सेम ये वाला भी दोनों के पास जाएगा। तो चार बन तो सर अब देखना, अब ये जो लाइनें हैं ना, इन्हें जरा ध्यान से देखना तभी समझ आएंगी। सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि पहली बार मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी को समझ नहीं आएंगी। सर ये देखना, क्या ये कैपिटल टी पहली बार आया? क्या ये इस वाली कैपिटल टी के स्मॉल टी के पास जाएगा? तो ये देखो, ये आ गया, तो पहली मल्टीप्लिकेशन हो गई। सर ये वाला कैपिटल टी आया, इसके पास आया, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या ये स्मॉल टी दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई? हाँ। अब ये कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के पास गया मल्टीप्लाई होने के लिए। सेम ये वाला कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के पास गया मल्टीप्लाई होने के लिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई तो ये वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अदरवाइज लोग ना इस लाइनिंग के चक्कर में फंसे रह जाते हैं, समझ नहीं आती उन्हें ये लाइनिंग कैसे बनी है। ठीक है, अब आ गई समझ में? इजी है। ये वाला इन दोनों के साथ जाएगा हाँ सर, अगर बनाने के लिए डिफिकल्ट लगे तो क्या करें? आप ना पहले ना सॉल्यूशन लिख लेना कि क्या क्या बन सकता है। अकॉर्डिंगली उसके साथ एरो लगा देना। सब चीजें ठीक है। अब ये तो मेरे पेरेंट्स थे, ये पेरेंट वाली स्टेज थी, उससे गैमेट्स बने। गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए तो फर्स्ट जनरेशन मिली। फर्स्ट में देखना, क्या ये भी टॉल है, 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 सारे टॉल मिले मुझे। सर अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसमें? अब जो F1 जनरेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये कैसी कंडीशन आ गई? हेट्रोजाइगस वाली, ये भी हेट्रो। तो यहाँ से जो गैमेट मिलेंगे मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब ये कैपिटल टी के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, क्या मिल जाएगा? कैपिटल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी के पास जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के पास जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के पास आएगा। ठीक है, तो क्या ये टॉल होगा? हाँ। क्या ये टॉल होगा? हाँ। क्या ये टॉल होगा? क्या ये टॉल होगा? नहीं। यहाँ पे दोनों रेसिसिव है तो ये ड्वार्फ बनेगा। तो टॉल कितने हैं? 3। ड्वार्फ कितने हैं? तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया मेरा? तो क्या मैंने यही 3:1 लिखा था ऊपर? अब चीज समझ आई? तो तभी मतलब कुछ लोगों के पेरेंट्स छोटे होते हैं बट बच्चे बड़े दिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो तो 3:1 समझ आ गया, लेकिन अगर मैं उनके जीन स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करूँ तो कैपिटल टी कितनी बार है मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है मेरे पास, और स्मॉल टी कितनी बार है, तो वहां की रेशियो क्या बन जाएगी? 1:2:1। ये किसके लिए है? कैपिटल टी। ये किसके लिए? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किसके लिए? तो ये क्या है? मेरी जीनोटिपिक। यहाँ तक चीजें समझ आई? सर ये टॉपिक क्या था? इसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सर मोनो क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ हमने एक ही ट्रेट लिया है, दैट इज हाइट। अब वो टॉल हो सकता है या फिर ड्रॉप हो सकता है। अगर मैं इसी में 2 ट्रेट ले लूं, राउंड येलो रिंकल ग्रीन ले लूं, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। सर आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो सर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ लो।